तो चलिए, जय हिंद। नमस्कार साथियों। आप लोग का जो बैच है वो 21 से 24 तक बंद हो गया है, क्योंकि जम्मू जिला शिक्षा अधिकारी का बढ़ते हुए गर्मी के कारण जो है निर्देश दे दिया है कि बंद रखना जरूरी है। तो इसीलिए सोचा कि आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बना दें। तो देखिए आज क्या लेकर आ गए हैं। आज लेकर आ गए हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का भंडार। लेते आ गए हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का भंडारा होगा, ठीक है। और काफ़ी कम समय में जो है आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 395 तक जो जो भी इम्पोर्टेंट है सबका सुपड़ा साफ कर देंगे, ठीक है ना। सिर्फ देखते रहिए, काफ़ी कम टाइम में बम मिलेगा। अगर एग्जाम नज़दीक है या कुछ भी नज़दीक है, अगर रिवीजन करना है तो उसके लिए बेस्ट वीडियो जो होगा, ठीक है। और बाकी बार इसी प्रकार आप लोग को बहुत सारा जो है प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाने बाद हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, सबका प्ले लिस्ट में मैराथन वीडियो डाला हुआ है, ठीक है ना। और बहुत सारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत सारा प्ले लिस्ट बना हुआ है। वहाँ छोटा छोटा टॉपिक जो है और इंपॉर्टेंट वीडियो भी डाला हुआ है, तो जाके देखिए, काफ़ी मजा आ जाएगा, ठीक है। और बाकी बात रहा तो हम लोग का एक ऐप है, ठीक है ना, जीके जीएस मस्ती। जीके जीएस मस्ती हम लोग का ऐप है। और यहाँ पर आप लोग का साइंस स्पेशल बेस, जीके स्पेशल बेस और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जो टीचर का तैयारी कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं। जीके जीएस मस्ती ऐप पर प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जाके देखिए, वहाँ पर मिल जाएगा। एक बार विश्वास कीजिए, अपना भाई बहन को बता दीजिएगा जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और देखिए पढ़ना क्या क्या है, सारा A to Z पढ़ना है। भाग के साथ आर्टिकल पूरा क्लियर हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। और काफ़ी कम टाइम में आप लोग को पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे और ट्रिक के साथ बताएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे और A to Z चीज़ बताएंगे। कहाँ पर ट्रिक में 89 जुड़ता है, कहाँ पर 90 जुड़ता है, वो सारा चीज़ हम देखते चलेंगे। देखिए 89 यहाँ पर जुड़ गया है, यहाँ देखिए 89 जुड़ा हुआ है, 89 है, 90 है। तो कब जुड़ता है कब नहीं जुड़ता है काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा, गर्दा गर्दा मच जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सारा आर्टिकल ले लिए हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। और ये हो गया है सारा आर्टिकल, भाग 22 तक में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का सेशन को। और ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबका एक सा है, मगर हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो हताश होकर बिखरना नहीं है, बल्कि संघर्ष करके निखरना है। और अपना जो है पड़ोसियों के जो है मुंह को बंद करना है और डीजे बजाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, काफ़ी टाइम हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को सिर्फ सुना है और साथ में बोलते जाना है, याद कैसे होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का भंडारा, ठीक है। आप लोग का ये अनुच्छेद काफ़ी मतलब पॉलिटी में का जान यही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का। देखिए पहले हम बोलेंगे भाग 1, क्या बोलेंगे, भाग 1 देखेंगे। तो भाग 1 में क्या लिखा है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी संघ जो है सेंट्रल जो है, और इसी में केंद्र शासित प्रदेश आएगा, इसी में स्टेट आएगा, सब आएगा भाग 1। किसमें आएगा, भाग 1 में आएगा, ठीक है ना। और भाग 1 में आर्टिकल बोले तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 कितना आता है, 1 से 4 बोलिएगा, 1 से 4, आर्टिकल 1 से 4 आता है। अब आर्टिकल 1, 2, 3, 4 सब इंपोर्टेंट है, फटाफट देख लेते हैं ना, बोलते जाइएगा साथ साथ। 1 बोलता है क्या, इंडिया, क्या बोलता है, इंडिया डेट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। कौन आर्टिकल में बोलता है, आर्टिकल नंबर 1। तो भारत राज्यों का संघ है, कौन आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1। तो काफी इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 2 बोलता है क्या, कोई विदेशी भूमि को, विदेशी देश को, विदेशी भूमि को, विदेशी जमीन को अगर भारत में मिलाना है, भारत में शामिल करना है, तो वो आर्टिकल 2 क्या हो जाएगा, आर्टिकल 2 के तहत शामिल कर लेंगे। जैसे मूड बन गया है कि पाकिस्तान को जो है भारत में शामिल करना है, तो आर्टिकल 2 कहेगा ना शामिल कर लो। चीन को शामिल करना है, आर्टिकल 2 बोलेगा शामिल कर लो, ठीक है ना। मान लो बांग्लादेश को अपने पोता है, बांग्लादेश को शामिल करना, आर्टिकल 2 बोलेगा शामिल कर लो। नेपाल को शामिल करना, आर्टिकल 2 बोलेगा हथियार लो, ठीक है ना। यानी आर्टिकल 2 जो है विदेशी भूमि को भारत में शामिल कर सकते हैं। और इसी के तहत आर्टिकल 2 के तहत ही सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया था। और सिक्किम को भारत का अंग जो है 75वां, सिक्किम का भारत का अंग जो है 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी को भारत का अंग बनाया गया था, भारत का राज्य का दर्जा मिला था और 22वां राज्य बना था, ठीक है। और आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 3 बोलता है कि बाहर ला तो काम हो गया, अब देश के अंदर नया राज्य का निर्माण करना है, सीमा परिवर्तन करना है, क्षेत्र परिवर्तन करना है, नए राज्य बनाना है, नाम बदलना है, ठीक है ना। तो उसके लिए आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 3 जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, आर्टिकल 3, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, आर्टिकल 3, ठीक है ना। यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, आर्टिकल 3, मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ अलग हुआ, आर्टिकल 3, ठीक है ना। तो आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 बोलता है क्या, आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 2 एवं 3 में
जो भी हम किए हैं उसे 368, हम जानते हैं कि संविधान संशोधन कौन आर्टिकल में है, तो संविधान संशोधन है आर्टिकल नंबर 368 में। 368 में संविधान संशोधन है, तो बोलता है कि आर्टिकल 2 एवं 3 में जो किया है ना उसे संविधान संशोधन यानी आर्टिकल नंबर 368 के अंदर शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 2 यानी विदेशी राज्य को शामिल करना, आर्टिकल 3 देश के अंदर तांडव करना जब हम किए कर रहे थे तो राष्ट्रपति से पहले ही परमिशन ले लिए हैं, इसीलिए संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, 368 में शामिल नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 4 तो भाग 1 खत्म हो गया है। भाग 2 जो है इसमें आर्टिकल इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन भाग 2 में क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकता किस भाग में है, भाग 2 नागरिकता भाग 2 बोलिएगा, नागरिकता किस में है, भाग 2 में, नागरिकता भाग 2 में, और कहां से कहां तक, 5 से 11, 5 से 11, 5 से 11, 5 से 11। आर्टिकल नंबर 11 इंपोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 11 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 11 बोलता है कि जो भी, ठीक है ना, नागरिकता संबंधी जो भी नियम कानून बनाना है, नागरिकता संबंधी जो भी नियम कानून बनाना है सारा अधिकार संसद को प्राप्त है। यह कौन आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल नंबर 11 बोलता है। इसीलिए संसद जो है नागरिकता अधिनियम कानून, नागरिकता अधिनियम जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है, कौन बनाया है, संसद बनाया है, और बार बार इसी में संशोधन होते रहता है। अब नागरिकता कहाँ से लिया गया है, नागरिकता लिया गया ब्रिटेन, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। अमेरिका में कैसी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता, अमेरिका में कैसा है, दोहरी नागरिकता है, ठीक है। तो ये सब देख लिए हैं। अब आते हैं भाग 3, ठीक, कहाँ आते हैं, भाग 3 में, और भाग 3 काफी इंपोर्टेंट है। बोलेगा मौलिक अधिकार कौन भाग में है, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार, बोलिएगा जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, बोलते रहिएगा, याद हो जाएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और आर्टिकल 12 से 35, 12 से 35, 12 से 35 है। अब मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आर्टिकल पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया है। मौलिक अधिकार को जो है किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार कब से मिलने लगता है, तो जब से भारत में जन्म ले लिए हैं, यानी जन्म के साथ ही मौलिक अधिकार आपको मिलने लगेगा। मौलिक अधिकार आपको कोई छीन नहीं सकता है। मौलिक अधिकार को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सुरक्षा प्रदान करता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। मूल संविधान में कितना मौलिक अधिकार था, तो मूल संविधान में 7 को मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। एगो मौलिक अधिकार कहाँ भाग गया है, तो एक तो मौलिक अधिकार आपका था, एक तो मौलिक अधिकार आपका था, कौन, तो वो मौलिक अधिकार आपका था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था, इसे समाप्त कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है, तो 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। अब ये किसमें है, तो संपत्ति का जो कानूनी अधिकार है ये आपका 300 के को में, 300 के को में है, और भाग कौन में है, पहले भाग 3 में था, अब भाग 12 किसमें है, भाग 12 में। हम सुनते जाइएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब मौलिक अधिकार के बात में आए तो मौलिक अधिकार में बहुत सारा आर्टिकल है, फटाफट देखते हैं, सुनते जाइएगा, बोलते जाइएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल देखते हैं 12, क्या देखते हैं, तो क्वेश्चन पूछा राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा कौन आर्टिकल में है, आर्टिकल 12। राज्य मतलब बिहार, झारखंड, ये सब नहीं हुआ। राज्य मतलब वह सरकार, सरकार के बॉडी जितना भी है सब राज्य है। संसद, राज्यसभा राज्य है, विधानसभा राज्य, राज्यसभा राज्य, लोकसभा राज्य, विधानसभा राज्य, विधान परिषद राज्य, ठीक है ना। तो संसद, तो जितना भी बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी जितना भी बॉडी है सब क्या है, राज्य, क्या है, सरकार के जितना भी बॉडी है सब क्या है, राज्य, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा मिलेगा। और मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गारंटी देंगे। और राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 आर्टिकल 36 दोनों में है। आर्टिकल 13 नहीं लिखा है, लेकिन 13 बारे में बता देते हैं। आर्टिकल 13 क्या बोले हैं, आर्टिकल 13 बोलते हैं कि कोई भी भूतपूर्व कानून या भविष्य में बनने वाला कानून अगर वो मौलिक अधिकार का हनन करेगा तो वो कानून शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 बोलता है, उतना नहीं पूछता लेकिन बता दिया। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 बोलता है दो चीज,
कानून के समझ समानता, कानून का समान संरक्षण, कानून के समझ समानता, कानून का समान संरक्षण। तो कानून के समझ समानता कौन आर्टिकल में? आर्टिकल 14 में। कानून का समान संरक्षण भी कौन आर्टिकल में? आर्टिकल 14 में। कानून के समझ समानता कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। कानून का समान संरक्षण कहां से लिए हैं? अमेरिका से। फिर सुनिए, कानून के समझ समानता आर्टिकल 14 ब्रिटेन से, कानून का समान संरक्षण आर्टिकल 14 अमेरिका से। अब आता है आर्टिकल 15। कहाँ आते हैं? आर्टिकल 15 बोलता है 5 आधार। कितना आधार? आर्टिकल 15 बोलता है 5 आधार। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान। फिर बोलिए 5 आधार। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर पब्लिक पैलेस में किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 यानी पब्लिक पैलेस में आपको 5 आधार पर जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 15 बोलता है। पब्लिक पैलेस क्या हुआ? कोचिंग पब्लिक पैलेस है, स्कूल पब्लिक पैलेस है, हॉस्पिटल पब्लिक पैलेस है, मॉल पब्लिक पैलेस है, होटल पब्लिक पैलेस है, कुआं, ठीक है, नदी, तालाब, झरना पब्लिक पैलेस है, शमशान घाट पब्लिक पैलेस है। शमशान घाट में थोड़े को बोलेगा कि खाली हम ही जलेंगे और कोई किसी को जलने नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकता है। यानी ऐसे भी पब्लिक पैलेस है, और पब्लिक पैलेस में जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशों को प्राप्त नहीं है। फिर आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या है? तो आर्टिकल 16 जो है ये आपका नौकरी के बारे में बोलता है। यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी नियुक्ति में, लोक नियोजन में, नौकरिया में सभी लोग को अवसर मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। सब कंपटीशन में भाग दीजिए, सबको एग्जाम दीजिए, सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 7 आधार। आर्टिकल 16 में कितना आधार है? 7 आधार है। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान और 2 को और उद्भव एवं निवास। आर्टिकल 16 में 7 आधार। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान 5 हो गया है, 2 को और उद्भव एवं निवास के आधार पर आपके साथ जो है कोई भी लोक नियोजन में, नौकरी में भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 16। और आर्टिकल 16 में ही आरक्षण मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? SC ST इत्यादि को आरक्षण आर्टिकल 16 में ही मिला हुआ है, 16 के 4 में मिला हुआ है। और अभी EWS बोले तो EWS को जो आर्टिकल मिला है, आरक्षण मिला है अभी हाल ही में, उसको 16 के छो के तहत। अब देखते 17 क्या देखते हैं? 17 बोलता है छुआछूत का अंत, नॉन टचबिलिटी। छुआछूत का अंत किया गया है, जिसको बोलते हैं अस्पृश्यता। क्या बोलते हैं? तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 काफी इंपोर्टेंट है। 18 क्या बोलता है? 18 बोलता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। जैसे पहले राजा महाराजा धारण करता था, आई एम सम्राट, महाराजाधिराज, परम भागवत, सुल्तान, ठीक है ना, ये सभी उपाधि यानी उपाधि कोई भी धारण नहीं करेगा। आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 तो उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर मिल गया है, इंजीनियर मिल गया है, सेना के क्षेत्र में जनरल मिल गया है, चीफ एयर चीफ मार्शल मिल गया है, ठीक है ना, वाइस एडमिरल मिल गया है। तो सेना एवं शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि मिलेगा तो आराम से नाम के आगे लगा लेंगे। आर्टिकल 18। 19 क्या बोलता है? 19 काफी इंपोर्टेंट है। 19 बोलता है क्या? 19 बोलता है विचार का, अभिव्यक्ति का, ठीक है ना, बोलने की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 काफी इंपोर्टेंट है। बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, भाषण देने का आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति का आर्टिकल 19, झंडा फहराना आर्टिकल 19, सभा करना आर्टिकल 19, सम्मेलन करना आर्टिकल 19, पूरा देश में घूमना आर्टिकल 19, कहीं भी बच जाना आर्टिकल 19, कहीं भी बच जाना आर्टिकल 19, कोई भी व्यापार करना आर्टिकल 19, ठीक है ना। तो आर्टिकल 19 काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। और मीडिया की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 काफी इंपोर्टेंट है। और आर्टिकल 19 जब भी आपातकाल लगेगा तो आपातकाल लगने के साथ ही आपातकाल लगने के साथ ही आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 20 क्या देखते हैं। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 बोलता है कि आपको जुल्म कर दिए हैं तो अपराध के लिए दोष सिद्ध हो गया है। आपको जुल्म किया है, अपराध कर दिए हैं, दोष भी सिद्ध हो गया है, फिर भी न्यायालय आपको संरक्षण देगा। आर्टिकल 20 के तहत, आर्टिकल 20 के साथ अपराध के लिए दोष सिद्ध हो गया है, फिर भी न्यायालय आपको संरक्षण देगा। कौन आर्टिकल? आर्टिकल 20। आर्टिकल
20 और ये 3 कितना बात बोलता है, 3 बात बोलता है। एक गलती के 1 सजा, आर्टिकल 20। एक गलती के 1 सजा, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 सजा उस समय के कानून के हिसाब, आर्टिकल 20। और अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, आर्टिकल 20। आर्टिकल और आर्टिकल 20 जो है कभी भी कोई भी आपातकाल लग जाए, आर्टिकल 20 कभी समाप्त नहीं होगा। 21 क्या बोलता है, 21 काफी इंपोर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी आपका प्राण कोई नहीं लेगा, आपके देह के साथ, शरीर के साथ, बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो बोलता है आर्टिकल 21। क्या बोलता है, आर्टिकल 21 बोलता है। ये काफी इंपोर्टेंट हो गया है। बोलेगा प्राइवेसी यानी आपका मतलब कोई वीडियो नहीं बना सकता है, कोई ताक झाक नहीं कर सकता है आपके रूम में हल्के, कमरा में हल्के, आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, निजता यानी प्राइवेसी की स्वतंत्रता, ठीक है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी किसमें है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। मौन रहने की स्वतंत्रता भी किसमें है, आर्टिकल 21। विदेश घूमना है, आर्टिकल 21। विदेश घूमने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। फिर आपको बोल सकता है क्या, बोल सकता है स्वच्छ पर्यावरण सरकार आपको उपलब्ध कराएगा, क्योंकि जीवन प्राण के बारे में बोल रहा है, तो आर्टिकल 21। स्वच्छ नल जल, स्वच्छ पानी का व्यवस्था सरकार कराएगा, आर्टिकल 21। स्लीप यानी सोने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। मन पसंद जीवन साथी से विवाह करना है, प्राण ऐसे रहेगा। जहां मेहरारू मिल गया खराब तो नतीजे हो जाएगा, तो मन पसंद जीवन साथी को चुनना, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। इसीलिए जब 18 वर्ष लड़की का लड़का का 21 वर्ष पूरी जाता है तो न्यायालय जो है शादी करके वो दोनों भाग जाता है, फरार हो जाता है, तो न्यायालय संरक्षण प्रदान करता है। और आर्टिकल 21 के ए में ही, आर्टिकल 21 के ए में ही शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है कि जो राज्य है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क में जो है शिक्षा प्रदान करेगा। और ये जोड़ा गया था बाद में, कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन ये लागू 2010 में हुआ था। अब देखते हैं आर्टिकल 22 क्या देखते हैं। आर्टिकल 22 क्या बोलता है, आर्टिकल 22 बोलता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी हो रहा है तो गिरफ्तारी में भी आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। 3 बात बोलता है आर्टिकल 22। कितना बात बोलता है, 3 बात। पहला बात आर्टिकल 22 बोलता है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करने आया तो आप गिरफ्तारी के कारण जान सकते हैं, वारंट दिखाइए, आर्टिकल 22। वारंट दिखाइए, आर्टिकल 22। वारंट दिखाना मांग लिए हैं, फिर 24 घंटा आपको गिरफ्तार कर भी लिया है पुलिस, तो 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर न्यायालय के सामने पेश करेंगे। कौन बोलता है, आर्टिकल 22। कौन बोलता है, आर्टिकल 22। फिर आप अपना मनपसंद वकील रखेंगे। कौन बोलता है, आर्टिकल 22। कौन बोलता है, मनपसंद वकील रखिए, आर्टिकल 22 बोलता है। और अगर निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम भी आर्टिकल 22 में है, लेकिन निवारक निरोध अधिनियम बोलता है कि गलती करने पर नहीं, गलती करने से पहले गिरफ्तार कर लो, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं निवारक निरोध अधिनियम, आर्टिकल 22 में है। और निवारक निरोध अधिनियम के तहत अगर गिरफ्तार कर लिया है तो आपको 3 महीना तक पुलिस कस्टडी में रहिए, 3 महीना तक कोई उपाय नहीं है। फिर यहाँ देखिए आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, आर्टिकल 23 बोलता है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। मानव के खरीद नहीं कर सकते हैं, मानव यानी बच्चा लड़की, ठीक है ना, सब आ गया है, तो मानव का जो है खरीद नहीं कर सकते हैं, मानव का खरीद विक्रय नहीं कर सकते हैं, मानव को बलजबरी काम नहीं कर सकते, नहीं बलात्सर्म नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। फिर मानव का जो है, मानव के साथ बेगारी नहीं करा सकते हैं, मानव को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, यानी शोषण का अंत किया गया है। तो मानव का खरीद बिक्री पर रोक, आर्टिकल 23। मानव के व्यापार पर रोक, आर्टिकल 23। मानव के बलात्सर्म पर रोक, आर्टिकल 23। मानव के बेगारी पर रोक, आर्टिकल 23। और मानव के बंधुआ मजदूरी पर रोक, आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 क्या बोलता है, आर्टिकल 24 बोलता है कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा। खतरनाक काम का क्या हुआ, कर कारखाना हो गया है, ये क्या है, खतरनाक काम है। पटाखा कारखाना है, ये भी खतरनाक काम है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा। कौन आर्टिकल, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24। 25 क्या बोलता है, 25 बोलता है व्यक्तिगत, जो भी धर्म को मानना है अपने अंतःकरण रूप से आप मान सकते हैं। व्यक्तिगत यानी आपका पर्सनल आपका पर्सनल धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कहाँ पर, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में आपको जितना बार पूजा करना है कीजिए पूरा, आपको जितना बार मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार करना है, 1008 बार करना है कीजिए। महिला को इतना सिंदूर लगाना लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। किसी को दाढ़ी इतना बड़ा रखना रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। को जो है पगड़ी बांध लेता पगड़ी बांध लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपको टिक्का बड़ा लगाएगा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें,
25 में, लेकिन सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 26। कहां पर है? 26। जैसे जुलूस निकालना, अकेले जुलूस निकाल लेंगे तो उसमें समूह का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो सामूहिक रूप से 26। जैसे रामनवमी का जुलूस निकालना है, मुस्लिम लोग निकालते हैं क्या, तो बकरीद वगैरह में, ईद वगैरह में वो लोग अपना जुलूस निकालते हैं। तो आर्टिकल 26 यज्ञ कराना है, यज्ञ तो अकेले यज्ञ करवा देंगे, चलो यज्ञ करवा देते अकेले नहीं, तो आर्टिकल 26 यानी सामूहिक रूप से आर्टिकल 26 और व्यक्तिगत रूप से 25। 27 क्या बोलता है? 27 उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन बता देते हैं। आर्टिकल 27 बोलता है कि धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्य के लिए अगर पैसा रखे हैं ना तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या होगा? टैक्स फ्री। तो धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? टैक्स फ्री। 28 क्या बोलता है? आर्टिकल 28 बोलता है क्या? आर्टिकल 28 बोलता है कि सरकारी शिक्षण संस्थान में जो है वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 28 सरकारी शिक्षण संस्थान में जो सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। कौन आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 28 बोलता है। लेकिन जिसका उद्देश्य था क्या, तो उद्देश्य था कि धर्म के शिक्षा देने के लिए जिसका स्थापना किया गया था, जैसे मदरसा हो गया है, गुरुकुल हो गया है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक के लिए, किसके लिए? अल्पसंख्यक के लिए। अल्पसंख्यक कौन है? तो भारत में अल्पसंख्यक के 2 आधार है, या उसका भाषा बोलने वाला कम है तब भी अल्पसंख्यक, या उसके धर्म मानने वाला कम है तब भी अल्पसंख्यक। तो भारत में हिंदू छोड़ के सभी लोग अल्पसंख्यक है, और पाकिस्तान में मुस्लिम छोड़ के सभी लोग अल्पसंख्यक है, लेकिन पाकिस्तान में व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। तो भारत में क्या है? भारत में बोलता है अल्पसंख्यक लोग जो है, अल्पसंख्यक लोग के भाषा के आधार पर, उसके बोली के आधार पर, उसके संस्कृति के आधार पर, अल्पसंख्यक लोगों को भाषा, बोली, संस्कृति के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। मेरा कोचिंग में कोई पढ़ने आ जाएगा, जैन धर्म के लोग आ जाएगा, दिगंबर आ जाएगा, श्वेतांबर आ जाएगा, बौद्ध धर्म के लोग आ जाएगा, ठीक है ना। या मान लीजिए कि कोई भी आ गया है तो उसको हम उसके भाषा बोली एकदम उसके संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 29 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यक लोग को अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, मन नहीं लग रहा है आपके यहाँ पढ़ने में, तो क्या कर सकता है? अपना मन पसंद के शिक्षण संस्थान का स्थापना अल्पसंख्यक लोग कर सकते हैं। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? अपना मन पसंद के शिक्षण संस्थान का स्थापना अल्पसंख्यक लोग कर सकते हैं। आर्टिकल 30 31 खत्म हो गया है। ये भाग किसमें था? तो ये भाग आपका था ये जो आर्टिकल 31 है ये संपत्ति का अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार था। और किसमें था ये? तो ये भाग 7 में था, और संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई के सरकार में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है, और इसे शामिल कर दिया है भाग 12 में। और भाग 12 के 300 के को में आर्टिकल 32 क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ? आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ? आर्टिकल 32 में है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहे थे? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहे थे। और आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मौलिक अधिकार का, सभी मौलिक अधिकार का रक्षा करता है। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है हमारे इस मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आर्टिकल 32 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान के आत्मा का है, ठीक है ना। और ठाकुर दास भार्गव वो प्रस्तावना को भारत के आत्मा का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपको क्या? भाग 4 क्या आएगा? तो भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। तो मौलिक अधिकार जो था, मौलिक अधिकार क्या था? तो मौलिक अधिकार बाद योग था, राज्य को मानना पड़ेगा, सरकार को मौलिक अधिकार में जो लिखा है वो नागरिकों को देना पड़ेगा। लेकिन डीपीएसपी बाद योग नहीं है, यानी सरकार दे या आपको नहीं दे, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में आपको संरक्षण प्राप्त नहीं है, यह बाद योग नहीं है।
परिवर्तनीय नहीं है, न्याय उचित नहीं है, न्याय उचित नहीं है। लेकिन उससे पहले थोड़ा देखिएगा, यहाँ जो हम बताए हैं कि आपातकाल जब लगता है, आपातकाल जब लगता है तो आर्टिकल 19 जो मौलिक अधिकार है अपने आप समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। और लेकिन कोई भी आपातकाल लग जाए, आर्टिकल 20 एवं 21, आर्टिकल 20 एवं 21 कभी भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अन्य मौलिक अधिकार को, आर्टिकल 19 अपने समाप्त हो गया है, लेकिन अन्य मौलिक अधिकार को यदि समाप्त करना है तो राष्ट्रपति जो है उसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 20 एवं 21 कभी समाप्त नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आपके कहाँ पर, भाग 4 कहाँ आते हैं, तो भाग 4 में देख लिए हैं क्या है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी बोले तो नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। और किसने नीति निर्देशक तत्व के बारे में, नीति निर्देशक तत्व के बारे में किसने कहा था कि यह एक ऐसा कुंजी है, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के मर्जी पर भंजेगा। कौन कहे, केटी शाह, कौन कहे थे, केटी शाह कहे थे। अच्छा, डीपीएसपी जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो डीपीएसपी का उद्देश्य है आर्थिक एवं सामाजिक एवं लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से लोक कल्याणिक राज्य का, लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य है, ठीक है ना। अब डीपीएसपी में 36 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य की परिभाषा है। 37 में क्या है, तो 37 में कहा गया है क्या कि ये जो डीपीएसपी है ना, न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त डीपीएसपी को नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार को है, मौलिक अधिकार को है, मौलिक अधिकार को देना पड़ेगा, नहीं तो चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और चल जाएंगे हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन डीपीएसपी में जो लिखल है वो सरकार अगर नहीं देंगे तो कुछ हम उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये राज्य के मर्जी पर निर्भर करता है। इसलिए राज्य की परिभाषा कहाँ है, आर्टिकल 36। राज्य की परिभाषा कहाँ पर है, आर्टिकल 36 में। और न्यायालय द्वारा डीपीएसपी को संरक्षण प्राप्त नहीं है, आर्टिकल 37। 38 क्या बोलता है, आर्टिकल 38 बोलता है कि डीपीएसपी का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना उद्देश्य है डीपीएसपी का। कौन आर्टिकल, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 39 क्या बोलता है, 39 में दो चीज है जो काफी इंपोर्टेंट है। एक आपका क्या है, एक आपका निःशुल्क विधिक सहायता। क्या है, निःशुल्क विधि सहायता। राज्य आपको जो है निःशुल्क विधि सहायता दे, निःशुल्क विधि सहायता दे, कानूनी सहायता दे। 39 के को में यह है, कहाँ पर 39 के को में है। और एक आपका है समान कार्य का समान वेतन, या महिला हो या पुलिस हो, महिला हो या पुरुष हो, पुलिस नहीं, महिला हो या पुरुष हो, समान कार्य का लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे महिला हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 39 के तहत दिया जाएगा। और 39 में भी 39 के घो यानी डी, ठीक है ना, और ये वाला ए, ठीक है, तो याद रखिएगा। यानी अब बताओ कितना क्षेत्र में अभी भी महिलाओं को जो है पुरुष के समान वेतन नहीं मिलता है, तो महिला कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीपीएसपी में लिखा हुआ है और डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। तो निःशुल्क विधि सहायता 39 के को में, समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 के घो में। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े अब तो यहाँ ध्यान दीजिए, आर्टिकल 40। आर्टिकल क्वेश्चन बोला पंचायती राज का गठन। पंचायती राज जो है ना, पहले जो है संवैधानिक मान्यता इसको नहीं मिलल है। राज्य को अगर मर्जी है तो गठन करे और नहीं मर्जी है तो गठन नहीं करे हैं। तो कितना राज्य नहीं किया था गठन, तो पंचायती राज का गठन, पंचायती राज का गठन के चर्चा किसमें था, आर्टिकल 40। आर्टिकल पंचायती राज के गठन के चर्चा किसमें था, आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में था, लेकिन इसे संवैधानिक मान्यता दिया है, कानूनी मान्यता दिया है 243 के, 243 में जो है इसे संवैधानिक मान्यता मिला है। और 243 के को में, ठीक है ना, फिर इसको बताएंगे क्या है, आर्टिकल 243 के, ठीक है ना, ए से लेके बताएंगे। इसमें ए से लेके कहाँ तक जाता है, तो ये जाता है आपका ओ तक जाता है। 243 में आपका जो है पंचायती राज भी है, 243 में आपका नगर पालिका भी है, 243 में आपका सहकारिता भी है, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान रखिए, तो पंचायती राज का गठन किसमें है, आर्टिकल
40, आर्टिकल 40। अब 41, 42, 43 ये तीनों को साथ याद करते हैं। इसका याद रखना, दो मोनो दमन, क्या रखना, दो मोनो दमन, दो मोनो दमन। दो मतलब क्या हुआ, दो मतलब हुआ कि दशा, क्या हुआ, दशा, यानी राज जो है आपको काम करवाएंगे तो आपको जो है न्याय उचित दशा देंगे, क्या देंगे, दो मतलब दशा, मो मतलब मनोनीत, मनो उचित, मनो उचित, और नो मतलब निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग मजदूरी। तो कुछ दशा में राज आपको, कुछ दशा बोले तो काम के लिए, शिक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए राज जो है आपको उपयुक्त दशा प्रदान करेंगे, आर्टिकल 41, आर्टिकल 41। फिर राज जो है आपको मनोउचित दशा देंगे, मनोउचित दशा देंगे, आर्टिकल 42, आर्टिकल 42। जैसे अब मिलता है क्या, महिला लोग को क्या मिलता है, मातृत्व अवकाश मिलता है, ठीक है ना, 6 महीने के लिए मिलता है, तो वो किसके तहत, 42 के तहत मिलता है, ठीक है ना, मनोउचित दशा। और 9 से निर्वाह योग मजदूरी 43, 9 से निर्वाह योग मजदूरी 43, और 43 के खो में ही, 43 के खो में ही सहकारिता का प्रबंधन किया गया है। तो उतना इंपॉर्टेंट भी ना है, याद रखिएगा, ठीक है ना, तो ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो मोनो दमन से याद हो जाएगा। 44 क्या बोलता है, कॉमन सिविल कोड, क्या बोलता है, कॉमन सिविल कोड, समान सिविल संहिता 44, समान सिविल संहिता 44 में, और समान सिविल संहिता कॉमन सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, गोवा, पहला राज्य कौन बना है, गोवा बना है। समान सिविल संहिता क्या है, तो सभी के लिए, चाहे कोई भी धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, कोई भी धर्म को, सभी के लिए विवाह का नियम, तलाक का नियम, जमीन लेने का नियम, गोद लेने का नियम, सभी के नियम के लिए अगर समान नियम है, शादी के, तलाक के, गोद लेना, संपत्ति लेना, सभी के लिए अगर समान नियम है तो उसे बोलते हैं कॉमन सिविल कोड, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44। आर्टिकल 48 में क्या है, तो यहाँ है पशुपालन, क्या है, पशुपालन एवं कृषि करो, पशुपालन एवं कृषि के राज जो है बढ़ावा दे, आर्टिकल 48, पशुपालन एवं कृषि को राज बढ़ावा देंगे, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48। लेकिन 48 का ए ये बाद में जोड़ा गया है, तो 48 का ए क्या बोलता है, 48 का जो ए बोलता है, ये बोलता है वन एवं वन्य जीव का रक्षा किया जाए, स्वराज के द्वारा वन एवं वन्य जीव का रक्षा, 48 के ए। फिर सुनिए, पशुपालन एवं कृषि 48, पशुपालन एवं कृषि 48, लेकिन वन वाला, वन का भी जरूरत है, कृषि खाली काम थोड़ा चलेगा, कृषि की जगह पर वन और पशुपालन के जगह पर वन्य जीव, तो वन एवं वन्य जीव 48 के ए, 48 के ए। अब पशुपालन करेंगे, पशुपालन करते हैं दुधारू पशु, क्या करते हैं, दुधारू पशु, तो दुधारू पशु के हत्या पर रोक, राज्य जो है दुधारू पशु के हत्या पर रोक लगा सकते हैं, कौन आर्टिकल, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48। अब ये डीपीएसपी में है, मौलिक अधिकार तो है नहीं, तो कितना राज्य को मन है तो लगाता है हत्या पर रोक, कितना लोग नहीं लगाता है, इसके लिए न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं, तो दुधारू पशु के हत्या पर रोक 48, पशुपालन एवं कृषि 48, वन एवं वन्यजीव 48 के। 50, 49 क्या बोलता है, 49 बोलता है राष्ट्रीय स्मारक, राज्य के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय धरोहर का रक्षा प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय स्मारक क्या हुआ, लाल किला, इंडिया गेट, ताजमहल, कुतुब मीनार, ठीक है ना, ये सभी क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है, इसका रक्षा राज्य करे, आर्टिकल 49। 50 क्या बोलता है, 50-50, क्या बोलता है, 50 बोलता है 50-50, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग है, ठीक है ना, ये आर्टिकल 50 क्या बोलता है, आर्टिकल 50। और इसी में आता है 51, आर्टिकल 51 बोलता है आंतरिक, आर्टिकल 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय नीति, आर्टिकल 51। चलिए, तो डीपीएसपी खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब आते हैं भाग 4 के को में, को खोलकल है, यानी बाद में जुड़ा है, बाद में जुड़ा है, ठीक है। तो भाग 4 के को, भाग 4 के को में जोड़ा गया क्या, मौलिक कर्तव्य, क्या जोड़ा गया है, तो मौलिक कर्तव्य किसमें है, भाग 4 के को में, भाग 4 के को में, कौन आर्टिकल में है, 51 के को में, 51 के को में, 51 को ही क्या बोलते हैं, 51 के ए, 51 के ए। तो मौलिक अधिकार कौन भाग में है, 4 के को में, कौन आर्टिकल में, 51 के को, यानी 51 के ए में। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कितना था, तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में लड्डू था। फिर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो 10 को मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। वर्तमान मौलिक कर्तव्य कितना है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है।
11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जिसमें बच्चे के अभिभावक को बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करे। ये अभिभावक का कर्तव्य है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है ना। चलिए मौलिक कर्तव्य देख लिए हैं। सबसे बड़ा भाग आता है भाग 5। यही जो है सबसे बड़ा भाग है। और भाग 5 में क्या है? संघ। संघ बोले तो यूनियन, ठीक है ना। संघ बोले तो क्या है? संघ बोले तो सेंट्रल हो गया है। सेंट्रल यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी, सीएजी, सब पढ़ना है इसी में। किसे पढ़ना है? भाग 5 में पढ़ना है। सबसे बड़ा भाग कौन है? भाग 5 है। भाग 5 में क्या है? संघ है। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से 151, 52 से 151। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है राष्ट्रपति। देश का सर्वोच्च व्यक्ति, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो राष्ट्रपति का एक ट्रिक है। राष्ट्रपति का एक ट्रिक है, क्या है? पकानी। तो पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। तो पो मतलब पद, पो मतलब क्या हुआ? पो मतलब हुआ पद। पो मतलब क्या हुआ? तो पो मतलब पद। किसका पद? हमरा पद नहीं, राष्ट्रपति का पद। किसका पद? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद किस में है? तो 52 में। देखिए यहाँ लिखते हैं 52, यहाँ लिखते हैं 53, यहाँ लिखते हैं 54, यहाँ लिख दिए 55, यहाँ लिख दिए 56, यहाँ लिख दिए 57, यहाँ पर 58, यहाँ पर 59, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 61 लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो पो मतलब पद। किसका पद? तो राष्ट्रपति का पद। कौन आर्टिकल? आर्टिकल 52 में। का मतलब राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का, ठीक है ना, राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। नाम मात्र का होता है लेकिन होता है। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। नाम मात्र प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कौन आर्टिकल? तो आर्टिकल 53। आर्टिकल 53। नि मतलब नियुक्ति, नि मतलब निर्वाचन, नि मतलब यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। कौन आर्टिकल? 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यह आर्टिकल 54 में है। को मतलब कोटा, को मतलब कोटा। अगर राज्यपाल अगर राष्ट्रपति का अगर चुनाव जीतना है तो आपको जो है आधा से अधिक वोट यानी 50% से अधिक वोट चाहिए, चाहे एक के वोट ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन चाहिए। ये राष्ट्रपति का कोटा है आर्टिकल 55 में। का मतलब कार्यकाल, का मतलब तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जब से वो गद्दी पर बैठते हैं तब से 5 वर्ष होता है। यह कौन आर्टिकल में? 56। तो का मतलब कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56। दो मतलब दोबारा। तो राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है कि नहीं? तो आराम से हो सकता है। अगर चुनाव जीतेगा तो हो जाएगा। यह कौन आर्टिकल में है? 57। किसमें है? 57। और भारत में राष्ट्रपति कोई भी कितनों बार बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका में केवल 2 बार, अमेरिका में केवल 2 बार। ये मतलब योग्यता, यानी राष्ट्रपति का क्या क्या योग्यता होगा? राष्ट्रपति का क्या क्या योग्यता होगा? वो किसमें है? 58 में। क्या है? 58 में। योग्यता में क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, ये उसका योग्यता है। न्यूनतम 35 वर्ष आयु चाहिए, ये उसका योग्यता है। लोकसभा बनने के लिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो भी योग्यता राष्ट्रपति का होना चाहिए, ये उसकी योग्यता है। ठीक है ना। और लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, ये उनकी योग्यता में शामिल होता है। तो आर्टिकल 58, आर्टिकल 58। 2 मतलब बोलता है दशा। क्या बोलता है? दशा। क्या बोलता है? 2 मतलब दशा, ठीक है ना। और 100 मतलब शर्त, 100 मतलब शर्त। तो राष्ट्रपति के दशा बोले तो उसका स्थिति की रंग नहीं होना चाहिए, तो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बैंक रफ्त जिसको बोलते हैं, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये उसके दशा के बारे में। दशा कितना है? 59 में। और 100 मतलब शर्त। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए शर्त क्या है? शर्त आपका है कि 50 को प्रस्तावक चाहिए और 50 को अनुमोदक चाहिए। यह कौन आर्टिकल में है? आर्टिकल 60। आर्टिकल 60। और मोह मतलब महाभियोग, सबसे बड़का तो यह है। मोह मतलब सो मतलब यहाँ शर्त, तो दशा में तो शर्त हो गया। 100 मतलब सफल, 100 मतलब
शपथ। सो मतलब क्या होगा, सो मतलब शपथ होता है, सेम आ जाएगा, दशा में ही आ जाएगा, 50 को प्रस्ताव, 50 को अनुमोदन, ठीक है ना। सो मतलब शपथ, तो राष्ट्रपति का शपथ जो है किसमें है, 60 में। राष्ट्रपति का शपथ 60, राष्ट्रपति का शपथ 60 में है। राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसके सामने, तो राष्ट्रपति के सामने। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के सामने, दोनों एक दूसरे से शपथ लेते हैं। और मोह मतलब महाभियोग, मोह मतलब महाभियोग। तो आर्टिकल, तो राष्ट्रपति पर क्या लगता है, महाभियोग लगता है। कौन आर्टिकल में लगता है, 61 में लगता है। महाभियोग कहाँ आएगा, तो कहीं भी आ सकता है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कहीं भी महाभियोग आ सकता है। और महाभियोग आएगा तो महाभियोग तभी आएगा जब 1/4 सदस्य, किसी भी सभा के 1/4 सदस्य लिखित में सिफारिश करेगा, तब महाभियोग आएगा। और महाभियोग जब भी आएगा तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है सूचना देना पड़ेगा। और महाभियोग अगर आ गया है तो राज्यसभा के कुल सदस्य के 2/3 वोट से और लोकसभा के कुल सदस्य के 2/3 वोट से प्रस्ताव पारित होगा, तो महाभियोग पारित मान लिया जाएगा और राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये भी देख लिए हैं। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति, क्या देखते हैं, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का टिरिक क्या है, उसरानिकाचुस। क्या करना है, उसरानिकाचुस, उसरानिकाचुस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये बोलेंगे 63, ये 64, ये 65, ये 66, ये 67, ये 68 और ये 69 हो गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या है, उ से मतलब उपराष्ट्रपति का पद, उ मतलब उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा कौन आर्टिकल में है, उसके पद के बारे में चर्चा कौन आर्टिकल में, 63। उपराष्ट्रपति का पद 63, उपराष्ट्रपति का पद 63। और सो मतलब सभापति का, यानी राज्यसभा में होता है सभापति। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में सभापति होता है। तो राज्यसभा में सभापति के रूप में कौन काम करेगा, तो वो उपराष्ट्रपति करेगा। कौन आर्टिकल 64, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। यह कौन आर्टिकल 64, कौन आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है। और राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। और यह आर्टिकल 64। राम मतलब राष्ट्रपति, कौन राष्ट्रपति, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति। यानी जब राष्ट्रपति पद पर नहीं रहे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। कौन आर्टिकल बोलता है, 65। कौन बोलता है, 65 बोलता है, ठीक है ना। नि मतलब इसका हो गया, नि मतलब निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा आर्टिकल के तहत होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 66 के तहत किया जाता है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा एवं लोकसभा, क्या बोल रहा है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा, विधानसभा नहीं, तो उपराष्ट्रपति में केवल लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल सदस्य, चाहे निर्वाचन हो या मनोनीत हो, कुल भाग लेगा। लेकिन राष्ट्रपति में क्या बताए थे, राष्ट्रपति में बताए थे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के केवल निर्वाचित, लेकिन इसमें विधानसभा नहीं, उपराष्ट्रपति में विधानसभा नहीं, सिर्फ लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल, ठीक है ना। अब चू मतलब चुनाव, चू मतलब तो राष्ट्रपति का चुनाव की चर्चा कौन आर्टिकल में है, 68। और सो मतलब शपथ, सो मतलब शपथ, तो राष्ट्रपति के शपथ का चर्चा कौन आर्टिकल में है, आर्टिकल 69 में है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बार उपराष्ट्रपति, यहाँ उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। कौन आर्टिकल, आर्टिकल 69, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवा दिया है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। चलिए सभी देख लिए। अब यहाँ आर्टिकल 72, ना शपथ, यहाँ पर क्या है, शपथ है, ठीक है, हाँ, वो इस्तीफा बोल रही है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शपथ, राष्ट्रपति को शपथ दिलाया कौन, तो राष्ट्रपति को जो है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को, मतलब शपथ, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन हम नियुक्ति बोलेंगे त्याग पत्र, क्या बोलेंगे, त्याग पत्र बोलेंगे। तो त्याग पत्र जो है ना, राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा किसको, तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देगा,
राष्ट्रपति को, त्यागपत्र में दोनों उल्टा पुल्टा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति का शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, ठीक है ना, लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आर्टिकल 72, तो आर्टिकल 72 में क्या है? क्षमा। क्या है? किसका क्षमा? तो राष्ट्रपति का क्षमा। तो राष्ट्रपति के क्षमा की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 72। राष्ट्रपति के क्षमा की चर्चा कौन आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 72 में है। मौत की सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 72 के तहत जो है, उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति। अब आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति मौत के सजा को भी माफ कर सकता है और करता भी है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जोड़ देंगे नवासी। क्या जोड़ देंगे? नवासी जोड़ देंगे तो 9 और 2 11, 8 7 15 और 1 16, 161 में आ जाएगा राजबला। तो राज में क्या होता है? राज्यपाल। राज में राज्यपाल। तो राज्यपाल के क्षमा शक्ति किसमें है? 161। नवासी पर ही काम करेगा, ये बताएंगे। तो राज्य के क्षमा राज्यपाल का क्षमा शक्ति 161 और राष्ट्रपति का क्षमा शक्ति 72। राष्ट्रपति जो है मौत की सजा को माफ कर सकता है, आर्टिकल 72, लेकिन राज्यपाल मौत के सजा को माफ नहीं कर सकता है। बाकी बार किसी को क्षमा कर सकता है लेकिन मौत को नहीं, 161, ठीक है ना, उप राज्यपाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री का पद कहाँ है? तो प्रधानमंत्री का जो पद की चर्चा है वह है 74। प्रधानमंत्री का पद 74। देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का पद कहाँ है? तो राष्ट्रपति का पद है 52। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ है? तो उपराष्ट्रपति का पद है 63। और प्रधानमंत्री पद कहाँ है? तो प्रधानमंत्री का पद है 74। अब 52 में 11 जोड़िए 63 और 63 में 11 जोड़िए 74, कितना हो गया? 74 आराम से निकल गया है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री का पद किस में है? 74 में है। और 75 में क्या है? ठीक है ना, 75 में है कि कार्यपालिका का, ठीक है ना, प्रधानमंत्री के नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। सिंपल बात है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करते हैं। एवं प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। ये कौन आर्टिकल में लिखा हुआ है? 75। कहाँ लिखा हुआ है? तो नियुक्ति के बारे में किसमें लिखा हुआ है? तो 75। किसमें लिखा हुआ है? 75। अब आता 76। 76 में महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76। महान्यायवादी की चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76। बहुत गर्म है। तो महान्यायवादी कहाँ है? आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहाँ है? आर्टिकल 76। और जो महान्यायवादी होता है ना, वो भारत सरकार का वकील होता है, भारत के प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, महान्यायवादी होता है। ये कहीं भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये सदस्य नहीं होते हुए भी, संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी ये लोकसभा में, राज्यसभा के बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन वोटवा नहीं डालेगा। कौन? महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी। अगर 76 में जोड़ दिए 89, क्या जोड़ दिया? 89, तो आएगा 165। क्या आएगा? तो सेंट्रल के लिए था महान्यायवादी, तो राज्य के लिए, राज्य सरकार का वकील कौन होगा? तो राज्य सरकार का वकील होगा महाधिवक्ता। क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता हो जाएगा, जो आर्टिकल 165। तो महाधिवक्ता कहाँ है? आर्टिकल 165 में है। महान्यायवादी कितना है? 76 में है। अब आता है क्या? आर्टिकल 79, 80, 81। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 79, 80, 81 में इसको याद करना काफी सरल है। सो रो लो, काफी सरल है। सो मतलब संसद के चर्चा कौन आर्टिकल में? 79। सो मतलब संसद, संसद की चर्चा कौन आर्टिकल में? 79। रो मतलब राज्यसभा, राज्यसभा की चर्चा कौन आर्टिकल में? 80। राज्यसभा का गठन 80। और लो मतलब लोकसभा, लोकसभा का गठन किसमें? 81। तो संसद का गठन 79, राज्यसभा गठन 80, लोकसभा गठन 81। अब इसमें जोड़िए 89, तब आएगा राजबला। क्या आएगा? राजबला। 89 जोड़े हैं तो सेंट्रल में होता है संसद और राज्य में होता है क्या? 89 पर जोड़िए 9 9, 168 हो जाएगा। यहाँ पे 169 हो जाएगा, यहाँ पे 170 हो जाएगा। अब देखिए, केंद्र में होता है संसद, तो राज्य में होता है विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल। तो विधानमंडल की चर्चा कहाँ पर? 168 में। सेंट्रल में होता है राज्यसभा, तो
राज्य में होता है विधान परिषद, राज्यसभा के तरह राज्य में होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद का निर्माण बोल रहे हैं, विधान परिषद के निर्माण के बारे में चर्चा कौन आर्टिकल में 169 और 81 में है लोकसभा, और इसमें 82 जोड़ दिए हैं 170। तो लोकसभा के तरह राज्य में काम करता है विधानसभा। कौन करता है? विधानसभा करता है। तो विधानसभा के गठन किसमें 170। अच्छा बताइए, विधान परिषद का निर्माण करने का पावर किसके पास है? तो विधान परिषद का निर्माण करने के पावर राज्य के पास नहीं है, बल्कि संसद के पास है। और विधान परिषद का निर्माण जो किया जाएगा आर्टिकल नंबर 169 तहत किया जाएगा, 169, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए 171 में क्या है? तो 171 में है विधानसभा का संगठन। विधानसभा का संगठन कौन कौन सदस्य होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए आर्टिकल 85 क्या है? तो काफी इंपोर्टेंट है। लोकसभा को भंग, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन आर्टिकल? आर्टिकल 85, ठीक है ना। तो राज्यपाल भाई तो भंग कर देगा ना, तो राज्यपाल करेगा किसको भंग? तो विधानसभा को भंग करेगा। तो 89 जोड़ दीजिए, निकल जाएगा 9, 5, 14, 8, 8, 16, 17। तो राज्यपाल जो है वो विधानसभा को भंग करेगा। कौन आर्टिकल? 174 काफी इजी है। तो बताइए लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। कौन आर्टिकल? आर्टिकल 85। लोकसभा के बैठक को बुलाने का अधिकार, बैठक को बुलाना यानी आहूत करना, आर्टिकल 85। लोकसभा को सत्रावसान करना यानी बैठक को समाप्त करना, कौन आर्टिकल? 85। लोकसभा को भंग करना, कौन आर्टिकल? 85। और ये तीनों पावर किसको है? राष्ट्रपति को। आहूत करना यानी बुलाना, सत्रावसान करना यानी बैठक समाप्त करना, और भंग कर देना, तीनों राष्ट्रपति को प्राप्त है, आर्टिकल 85। लेकिन लोकसभा चल रहा है, बीचे में 1-2 घंटा के लिए बोलता अभी स्थगित कर रहे हैं। तो स्थगित करने का पावर जो है वो है स्पीकर। किसको है? स्पीकर यानी अध्यक्ष को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 में क्या है? तो 86 में है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति जो है प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष के लिए लोकसभा गठन होता है। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति एगो अभिभाषण देगा, जो तैयार करता है मंत्रिमंडल तैयार करता है, और मंत्रिमंडल जो लिख देगा उसको राष्ट्रपति जो है संसद के सामने आके पढ़ देगा तो वो अभिभाषण कहलाएगा। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण किसमें है? 86 में। लेकिन जब नया लोकसभा का गठन होगा, जैसे 2024 में चुनाव होगा और नया लोकसभा बनेगा, तो नयका लोकसभा जब बनेगा उस समय राष्ट्रपति जो बोलेगा उससे बोलेंगे विशेष अभिभाषण। क्या बोलेंगे? विशेष अभिभाषण बोलेंगे। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 का है। उसी प्रकार राज्यपाल राज्य में होगा, तो राज्यपाल का भी विशेष अधिभाषण कहाँ होगा? तो जोड़ दीजिए 9, 6, 15, 8, 8, 16, 1, 17। तो राज्यपाल का अभिभाषण 175, राष्ट्रपति का अभिभाषण 86 और राज्यपाल का 175। यहाँ जोड़िएगा तो 176 आएगा। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 और राज्यपाल का 176। सिंपल निकल गया है, ठीक है ना। अब आते हैं आर्टिकल 100 यानी शतक बन गया है। यानी मान लीजिए लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी प्रस्ताव पर विधेयक पास हो रहा है, कोई विधेयक आ गया है और मैच हो गया टाई, यानी जितना लोग बोला हाँ पास होना चाहिए उतने लोग बोल दिया ना पास नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में जो है निर्णायक वोट जो है वो डालेंगे लोकसभा में स्पीकर, लोकसभा में स्पीकर निर्णायक वोट डालेंगे, अध्यक्ष डालेंगे, और राज्यसभा में सभापति डालेंगे। तो निर्णायक वोट कौन है? तो निर्णायक वोट जो होता है वो निर्णायक वोट के बारे में चर्चा आर्टिकल 100 में है। 108 में क्या बोलता है कि संयुक्त अधिवेशन, अगर मान लो कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य को एक साथ बैठा दिए हैं और अधिवेशन हो रहा है तो बोलेंगे संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किसमें है? 108 में। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति कौन सा संशोधन पर बुलाता है? तो वो बुलाते हैं साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन। 3 प्रकार का होता है, एक होता है साधारण संशोधन होता है, एक विशेष होता है। तो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाएगा 108 के तहत बुलाया जाएगा। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। और कौन से विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा?
तो साधारण बहुमत से पास होने वाले प्रस्ताव पर अधिवेशन बुलाया जाएगा, विशेष वाला पर नहीं बुलाया जाता है। अब आता है 109, क्या आता है इसमें? धन विधेयक की परिभाषा क्या है? 109 में है धन विधेयक का, धन विधेयक के लिए विशेष प्रबंध, धन विधेयक के लिए विशेष प्रबंध किसमें है? तो वो 109 में है। किसमें है? 109 में है। लेकिन 109 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 110 है। 110 में क्या है? तो धन विधेयक का परिभाषा, क्वेश्चन पूछेगा धन विधेयक का परिभाषा किसमें है? तो धन विधेयक का परिभाषा जो है वो किसमें है? तो धन विधेयक का परिभाषा जो है वो है 110। किसमें है? 110। अब आप लोग जो है इसमें जोड़ सकते हैं, इसमें निवासी जोड़िएगा तो राज्यपाल का निकल जाएगा, इसमें निवासी जोड़िएगा तो राज्य का निकल जाएगा, इसमें निवासी जोड़िएगा तो राज्य का निकल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो धन विधेयक का परिभाषा किसमें है? 110 में, 110 में है। 111 में क्या है? तो 111 में है कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक आ गया है तो उसको 3 अधिकार प्राप्त है, या तो सिग्नेचरवा कर दो, या तो पुनर्विचार के लिए लौटा दो, या तो पॉकेट वीटो का प्रयोग करो, पॉकेटिया में रख लो। 3 अधिकार है। तो राष्ट्रपति को विधेयक संबंधी, राष्ट्रपति के विधेयक संबंधी जो 3 अधिकार है ये कौन आर्टिकल में? 111। किसमें? 111 में। अब 111 में निवासी जोड़ दीजिए तो होगा 200। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना होगा? 200 हो जाएगा। तो राज्यपाल को विधानसभा से कोई विधेयक पास होता है तो राज्यपाल को क्या क्या अधिकार प्राप्त है? तो राज्यपाल को 4 अधिकार प्राप्त है, या तो सिग्नेचरवा करके कानून बना देगा, या तो पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, या तो अपने पास रख लेगा, या तो राष्ट्रपति के लिए भी भेज सकता है। ये कौन आर्टिकल? आर्टिकल 200। अब यहाँ थोड़ा ब्रेक मारने का जगह आ गया है। अगर 200 पार करें, 200 अगर क्रॉस करेगा तो नवासी न जोड़ना है, जोड़ना है 90। कितना जोड़ना है? जब 200 क्रॉस करे तो नवासी जोड़ना है, नहीं 90 जोड़ना है। चलिए आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 क्या है? तो आर्टिकल 112 बजट का चर्चा, बजट का चर्चा कौन आर्टिकल में? 112 बजट, 112 बजट, 112। लेकिन भारतीय संविधान में बजट नहीं लिखा गया है, बजट के स्थान पर लिखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा कौन आर्टिकल में? 112। कौन किसका बजट? तो केंद्र का बजट। लेकिन राज्य का बजट कहाँ? तो 90 जोड़िए, 90 जोड़े में तो 202 हो जाएगा। तो राज्य के बजट, राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा कहाँ पर? 202 में, 202 में। अब आता है 117। 117 क्या आता है? 117 बोलता है वित्त विधेयक। क्या बोलता है? तो वित्त विधेयक के चर्चा, धन विधेयक 110, धन विधेयक 110। लेकिन वित्त विधेयक 117 और धन विधेयक वित्त विधेयक ही है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। तो वित्त विधेयक कहाँ है? तो वित्त विधेयक जो है 117 में है। किसका वित्त विधेयक है? सेंट्रल का है। लेकिन राज्य का वित्त विधेयक निकालना है तो 90 जोड़ दीजिए, यानी 207 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत थोड़ा है, सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? 123। 100 क्या है? यानी राज्यपाल का, राष्ट्रपति का अध्यादेश। मान लीजिए लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, राज्यसभा का सत्र भी नहीं चल रहा है और कोई कानून बनाना जरूरी पड़ गया है। कानून बनाना अगर जरूरी पड़ गया है तो राष्ट्रपति के पास कानून बनाने की क्षमता होता है, उससे बोलते हैं क्या? अध्यादेश। क्या बोलते हैं? तो अध्यादेश जारी करने का पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। और राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कौन आर्टिकल के तहत करता है? तो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 123 के तहत करेगा, ठीक है ना। लेकिन राज्यपाल कौन तहत करेंगे? तो 90 जोड़िए, सिंपल। कितना जोड़ना है? 90 जोड़ना है। 90 जोड़ दीजिए तो आएगा कितना? 213। 200। तो राज्यपाल का अध्यादेश 213, राज्यपाल का अध्यादेश 213, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, राज्यपाल का 213। सिंपल निकल गया है। अब आता है 124। क्या आता है? 124 में है सुप्रीम कोर्ट का गठन। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किसमें है? 124। 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन 124। इसमें 90 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 214। 214। बताइए हाई कोर्ट का गठन 214, कहीं लिखल होगा हाई कोर्ट का गठन 214 ना, हो गया। कितना लीजिए? तो सुप्रीम कोर्ट 124, हाई कोर्ट 214, सुप्रीम कोर्ट 124, हाई कोर्ट 214। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, अभिलेख मतलब समझ रहे हैं, लिखा हुआ रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना दिए हैं वो रिकॉर्ड के रूप में रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो भी कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो
या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसको वो नियम मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे सुप्रीम है। उसके वो जो फैसला सुना दिए हैं वो कानून की तरह काम करेगा, अभिलेख की तरह काम करेगा। ये किसमें कहा गया है? 129। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय है। कहाँ कहा गया है? 129 में। और हाई कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है, ये कहा गया है 215 में। 215 में कहा गया है। वो दिक्कत है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट भगवान तो ना है, ठीक है ना, गलती तो सबसे होता है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर गलती कर दिए हैं तो उस गलती पर पुनः सुनवाई कर सकते हैं, पुनः जो है उस पर जो है सुनवाई कर सकते हैं। उसे बोलते हैं पुनर्वलोकन। क्या बोलते हैं? पुनर्वलोकन। तो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू यानी पुनर्वलोकन, सुप्रीम कोर्ट को पुनर्वलोकन का शक्ति प्राप्त है, रिव्यू का शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 137 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 143 में क्या है? 143 में कहा गया है क्या? आर्टिकल नंबर 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अगर मन होगा कानून के बारे में जानने के लिए, तो राष्ट्रपति जो है कानून संबंधी जानकारी, ठीक है ना, राष्ट्रपति जो है कानून के बारे में जानकारी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ले सकते हैं। कौन आर्टिकल के तहत? राष्ट्रपति जो है कानून के बारे में जानकारी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 143। लेकिन क्या मुख्य न्यायाधीश जानकारी देने के लिए, सहयोग करने के लिए बाध्य है? तो मुख्य न्यायाधीश सहयोग देने के लिए बाध्य नहीं है। तो क्या अगर मुख्य न्यायाधीश सहयोग दे दिया है, जानकारी दे दिया है, तो क्या राष्ट्रपति को उस बात को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? तो राष्ट्रपति भी बिल्कुल बाध्य नहीं है, ठीक है ना। आर्टिकल 140 क्या बोलता है? ये बोलता है CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 148 में है। और ये राज्य एवं केंद्र दोनों के लिए काम करता है। राज्य के लिए अलग से CAG नहीं होता है, दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। और याद रखिएगा आप लोग क्या, और याद रखिएगा जो CAG है जो है ये अपना रिपोर्ट सौंपता है किसको? तो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उसको कहाँ रखवाता है? तो संसद में रखवाता है, लोकसभा में रखवाता है। और लोकसभा जो है उसको फिर सौंपता है किसको? तो वो सौंपता है आपका किसको? तो सौंपता है एक समिति है, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति को सौंपता है। और CAG के रिपोर्ट को कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को जांच करता है कौन? तो जांच करता है लोक लेखा समिति करता है। इसीलिए लोक लेखा समिति का कान, नाक, आंख, मित्र, गाइड, पथ प्रदर्शक, लोक लेखा समिति का कान, आंख, नाक, गाइड, पथ प्रदर्शक, मित्र, दोस्त किसे कहा गया है? तो CAG किसे कहा गया? CAG को। अब आते हैं भाग 6। तो भाग 6 में राज्य क्या है? भाग 5 में क्या था? संघ। और भाग 6 में क्या है? राज्य है, ठीक है ना। तो राज्य के बारे में तो पढ़िए लिए हैं, अधिकतर पढ़िए हैं, 89 90 जोड़ के पढ़िए लिए हैं, नहीं पढ़े हैं। अब याद ध्यान दीजिए। तो राज्य यानी राज्य के बारे में चर्चा भाग 6 में है। आर्टिकल 152 से 237 में है, ठीक है ना। 153 में क्या है? तो राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद कहाँ है? 153 में। 176 में बताए थे महान्यायवादी, और 89 जोड़े हैं तो आया 165 महाधिवक्ता। ये पढ़ाइए दिए हैं ना? पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं ना। 168 में क्या है? पढ़ा चुके हैं। 168 में है विधानसभा का गठन, विधानसभा का गठन है। 169 में क्या है? तो यहाँ पर है विधान परिषद का निर्माण। हम जोड़ के नहीं निकाले थे, 80 81 79 80 81 में निकाले, जोड़ के निकाले थे, से पढ़ा दिए हैं। विधान परिषद का निर्माण है। 170 में क्या है? 170 में क्या है? तो यहाँ पर आपका है 170 में आपका है यहाँ विधानमंडल हो गया। क्या हो गया? 168 में विधानमंडल, और यहाँ पर विधानसभा का निर्माण है। लेकिन 171 में क्या है? 171 में आपका है विधान परिषद का संगठन, विधान परिषद का संगठन है, ठीक है ना। 171 में है। 202 में क्या है? तो बता चुके हैं कि 112 में क्या था? बजट था, वार्षिक वित्तीय विवरण था, और 90 जोड़े थे तो 202 आया था। ये राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है। 213 में क्या है? तो बता चुके हैं। 123 में क्या था? राज्यपाल का अध्यादेश था, 90 जोड़े थे, 213 आया, ये राज्यपाल का अध्यादेश है। 214 में बता चुके हैं हाई कोर्ट का गठन है। 215 में क्या है? हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, बता चुके हैं। फिर 226 क्या है? आर्टिकल नंबर 226 क्या है बताइए? पानी भर दिया इसमें, ठंडा हो गया।
चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, आर्टिकल नंबर तो पहले जानना है, फटाफट निकलेंगे, ठीक है ना। 226 में वयस्क मताधिकार क्या है, यानी वयस्क मताधिकार, मत डालने का जो आयु है वो कितना है, तो 18 वर्ष होना चाहिए और वोटर कार्ड में नाम होना चाहिए। तो आपको जो है वोट देने के लिए आप बन गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं, तो वयस्क मताधिकार कहाँ है, 226, वयस्क मताधिकार 226, वयस्क मताधिकार 226। और वयस्क मताधिकार के आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, 63वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी के समय जो है तो 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो वयस्क मताधिकार 226। अब आते हैं आप किसमें, भाग 8 में, किसमें आते हैं, भाग 7 क्या आ गया, तो भाग 7 मर गया, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है, अब भाग 7 नहीं है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को खत्म कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, तो भाग 7 नहीं है, तो भाग 8 आएगा। भाग 5 में सेंट्रल था, संघ था, भाग 6 राज्य था, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश होगा, यूनियन स्टेट होगा। तो भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किसमें, 239 है। भाग 9 आएगा, तो भाग 5 में संघ है, केंद्र सेंट्रल है, भाग 6 में राज्य है, और भाग 7 मर गया। भाग 8 में राज्य से भी छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और भाग 9 में केंद्र शासित प्रदेश से भी छोटा क्या होगा, स्थानीय स्वशासन। तो भाग 9 में क्या है, स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन में कौन कौन आता है, तो गांव में पंचायत आता है, गांव में पंचायती राज आता है, शहर में नगर पालिका आता है, एवं नई का और आ गया है सहकारिता। क्या आ गया है, तो बताइए भाग 9 में क्या है, पंचायती राज है, नगर पालिका है, सहकारिता है। अब बताइए 9 को भी 3 भाग में, 9 के सॉरी यहाँ 243 लिख दिए, 9 को भी 3 भाग, 9 के ए, 9 के बी, 9 के सी, 9 के, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा, ए नहीं, यहाँ पर 9 के ए और 9 के बी। तो भाग 9 में पंचायती राज क्या है, भाग 9 में पंचायती राज, 9 के ए में नगर पालिका, 9 के ए में नगर पालिका, 9 के बी में सहकारिता, 9 के बी में सहकारिता भाग 9 में है, काफी इंपोर्टेंट है। तो भाग 9 में कौन है, पंचायती राज। 9 के ए में क्या है, तो 9 के ए में आपका हो गया है नगर पालिका। 9 के खो में क्या हो गया है, तो 9 के बी में हो गया है सहकारिता हो गया है। पंचायती राज का गठन, पंचायती राज का गठन यम्मा संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज का गठन जो है, पंचायती राज का जो गठन है वो किया गया है 73वां संविधान संशोधन 1993 के अधिनियम के द्वारा। नगर पालिका गठन जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 के ही अधिनियम के द्वारा किया गया है। लेकिन सहकारिता गठन किया गया है 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा गठन किया गया है। और पंचायती राज जो है यह अनुसूची नंबर 11 में है, नगर पालिका अनुसूची नंबर 12 में है। पंचायती राज में कुल 29 विषय है, नगर पालिका में 18 विषय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में संपूर्ण देश के SC/ST के प्रबंध, संपूर्ण देश के SC/ST के बारे में चर्चा किया गया है। किसमें किया गया, भाग 10 में किया गया है। तो SC/ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा किसमें है, भाग 10 244 आर्टिकल नंबर 244। अब आगे बढ़ते हैं। भाग 11 में क्या है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। ठीक है ना, 246 इंपोर्टेंट नहीं है, 246 का ए इंपोर्टेंट है। 246 के ए के तहत जो है GST का गठन किया गया है। तो GST के गठन कहाँ किया गया, आर्टिकल कौन के तहत, तो GST गठन, GST सेंटर में भी लगता है, राज्य में भी लगता है, तो केंद्र राज्य संबंध हो गया है, 11 में हो गया है। तो GST का गठन किया गया है आर्टिकल नंबर 246 के ए के तहत किया गया है। लेकिन GST काउंसिल पूछेगा, परिषद पूछेगा, काउंसिल पूछेगा, 279 के ए बोलना है, 279 के ए बोलना है। ठीक है ना, लेकिन GST का गठन बोलेगा 246 के ए बोलना है। 249 में क्या है, 249 में बोलता है कि राज्यसभा पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है सिर्फ राज्य सरकार को है। ठीक है ना, लेकिन अगर राज्य सूची से किसी भी विषय को निकाल कर केंद्र सूची में शामिल करना है, संघ सूची में शामिल करना है, तो वो अधिकार
सिर्फ 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 राज्यसभा को प्राप्त है। और राज्यसभा ऐसा कर सकता है कौन आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 249, आर्टिकल नंबर 249 के तहत राज्यसभा जो है राज्य सूची को संघ सूची में डाल सकता है, ठीक है ना। अब आता है 250। 250 क्या बोलता है? 250 बोलता है क्या, अगर आपातकाल लग गया है, देश में लग गया, आपातकाल लग गया है, आपातकाल लगने के बाद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून जो है वो संसद बनाएंगे, ये 250 बोलता है। कौन मतलब 250? अब इसमें इसी में 262 क्या है? तो यह है अंतर नदीय परिषद। अंतर नदीय परिषद, दो नदी संबंधी जब विवाद हो जाता है दो राज्यों के बीच, तो उसी को सुलझाने के लिए अंतर नदीय परिषद का व्यवस्था किया गया है। 262 263 क्या है? तो अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद बोलेगा तो 263, अंतरराज्यीय 263, अंतर नदीय नदी नदी 262, अंतरराज्यीय 263। और 265 में क्या है? 65 में कुछ नहीं, 165 में है, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया 165 में महाधिवक्ता है, 265 इंपॉर्टेंट नहीं है। 266 में क्या है? तो संचित निधि। संचित निधि कहाँ है? 266। आकस्मिक निधि कहाँ है? तो आकस्मिक निधि है 267। संचित निधि 266, संचित निधि 266। और संचित निधि से तभी धन निकलता है, संचित निधि से तभी धन निकलता है जब लोकसभा से, राज्यसभा से धन विधेयक साधारण बहुमत से पास हो जाता है, तब धन निकलता है। अब मान लो धन निकालना जरूरी है और लोकसभा का बैठक नहीं चल रहा है, राज्यसभा का बैठक नहीं चल रहा है, तो धन कैसे निकलेगा? तो धन निकलेगा, आकस्मिक निधि निकलेगा। आकस्मिक निधि का नियंत्रण किसके पास होता है? आकस्मिक निधि का चाबी किसके पास होता है? तो आकस्मिक निधि का नियंत्रण होता है राष्ट्रपति। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। आकस्मिक निधि कहाँ है? 266 में है। और आकस्मिक निधि से धन निकाल लिया जाता है कब? जब कोई आपातकाल आ जाए, लोकसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा नहीं चल रहा है। संसद निधि 266, आकस्मिक निधि 267। और जीएसटी काउंसिल बता दिए हैं, जीएसटी काउंसिल जो है 279 के ए, और जीएसटी का गठन किया गया है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी का गठन किया गया है। और 1 जुलाई 2017 को गठन किया गया है। 280 में क्या है? वित्त आयोग। क्या है? वित्त आयोग कहाँ है? 280 में है। 280 में क्या है? वित्त आयोग है। क्या है? वित्त आयोग है। यानी 5 साल के लिए वित्त आयोग के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है 280 में। 300 को बता चुके हैं। संपत्ति के अधिकार पहले 31 में था और संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त करके 300 के को में डाल दिया गया है और इसे विधिक अधिकार बना दिया है। और ये भाग 12 में आता है, ये बता चुके हैं। 300 भाग 14, भाग 13 में जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं लिए हैं, ठीक है ना। भाग 14 में क्या है? तो भाग 14 जो है इसमें मतलब यूपीएससी आ जाएगा, अखिल लोक सेवा आयोग आ जाएगा। तो 312 में क्या है? 312 में है अखिल भारतीय सेवा। क्वेश्चन पूछेगा अखिल भारतीय सेवा कौन आर्टिकल में है? तो अखिल भारतीय सेवा जो है 312, अखिल भारतीय सेवा 312, अखिल भारतीय सेवा 312। और अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 3 पद आता है। एक आता है IAS, एक आता है IPS और एक आता है IFS। F मतलब फॉरेन नहीं, F मतलब फॉरेस्ट, फॉरेन नहीं, क्या बोल रहा है? फॉरेस्ट। तो IAS, IPS और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों पद किसके अंतर्गत आता है? यूपीएससी में नहीं, यूपीएससी के अंतर्गत नहीं आता है, यह आता है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आता है। अखिल भारतीय सेवा आर्टिकल नंबर 312 में है। लेकिन यूपीएससी कहाँ है? तो यूपीएससी का चर्चा जो है 315 में है। यूपीएससी जो है एग्जाम इसका भले ही लेता है, IAS, IPS, IFS का एग्जाम कौन लेता है? यूपीएससी लेता है। लेकिन ये तीनों आता अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो अखिल भारतीय सेवा 312 और यूपीएससी 315। चलिए भाग 15, भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग भाग 15, निर्वाचन आयोग भाग 15 है। तो निर्वाचन आयोग कौन आर्टिकल में? तो निर्वाचन आयोग है 324। निर्वाचन आयोग कौन आर्टिकल? 324। भाग कौन? 15। आर्टिकल कौन? 324। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका है 326। यहाँ पर आपका व्यस्क मताधिकार क्या आएगा? व्यस्क मताधिकार हो, व्यस्क मताधिकार थोड़ा यहाँ थी बता दिया, 226 बता दिया क्या? 226 में है सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट जो है ये 5 प्रकार का रीट जारी करेगा 226 के तहत।
और 326 में है वयस्क मताधिकार। क्या है? तो वयस्क मताधिकार किसमें है? तो वयस्क मताधिकार है 326 हो गया है। अब भाग 15 हो गया है और 16। तो भाग 16 में जो है कुछ आर्टिकल इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। और भाग 16 में जो किया गया है, ये लोकसभा में और राज्यसभा में SC ST को, एंग्लो इंडियन को, कुछ विशेष वर्ग को आरक्षण दिया गया है। ये प्रावधान किसमें है? तो भाग 16 में है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये आर्टिकल तीनों काफी इंपोर्टेंट है, एक के साथ है। 330 में कहा गया है क्या? लोकसभा में क्या कहा गया है? 330 में कहा गया है कि लोकसभा में SC हो गया, ST हो गया, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST को आरक्षण जो मिलता है वो किस आर्टिकल के तहत मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 330 के तहत, 330 के तहत। और अब 331 आते हैं। तो 331 जो है, 331 जो है यह है एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन को, 2 गो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाएगा कौन आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 331। लेकिन एंग्लो इंडियन अब है, एंग्लो इंडियन नहीं है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है और SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए 332 में क्या है? तो यहाँ था लोकसभा, यहाँ आएगा विधानसभा। क्या आ जाएगा? तो यहाँ विधानसभा में 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण, 332 में विधानसभा में SC ST का आरक्षण, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, एंग्लो इंडियन का मनोनीत क्या 330 में है। अब 331 भी खत्म हो गया है और यह भी खत्म हो गया है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। 338 में क्या है? SC आयोग, SC आयोग, अनुसूचित जाति आयोग 338 और ST आयोग, अनुसूचित जनजाति ST आयोग किसमें है? 338 के A में है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसमें है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 के B में है। तो तीनों काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आएगा भाग 17 और भाग 17 में आपका मिलेगा राजभाषा। क्या मिलेगा? भाग 17 में किसका चर्चा है? राजभाषा का चर्चा है। और हम लोग के राजभाषा कौन है? हिंदी है। तो भारत का राजभाषा हिंदी है। यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 343। भारत का राजभाषा हिंदी है और यह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसका चर्चा किस आर्टिकल में है? 343। लेकिन हिंदी को भारत का राजभाषा कब घोषित किया गया है? तो हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 18 में आपातकाल, ओ से 18 ओ से आपातकाल। तो आपातकाल का प्रावधान लिया गया जर्मनी से। कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल है। 352 में 4 जोड़िए, 356 में 4 जोड़िए, 360 हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल किसमें? 352। राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 है। राष्ट्रीय आपातकाल के लगने का 3 आधार है। या तो हम युद्ध में शामिल हो गए हैं, या कोई दूसरा देश पर आक्रमण कर दिया है, बाह्य आक्रमण हो गया है, या सशस्त्र विद्रोह अंदर में ही, देश के अंदर में ही लोग विद्रोह कर दिया है अस्त्र शस्त्र के साथ, तब लगेगा आपातकाल। लेकिन सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर पहले था आंतरिक अशांति। क्या था? आंतरिक अशांति था, जिसका मिसयूज किए थे इंदिरा गांधी। तो सशस्त्र विद्रोह को हटाकर 44वां संविधान संशोधन के आंतरिक अशांति को हटाकर 44वां संविधान संशोधन में और आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल कर दिया गया था। और राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा। कितना बार लगा? 3 बार लगा है। एक लगा भारत चीन युद्ध 1962, एक लगा था बांग्लादेश को आजाद करवाने में 1971, एक लगा था 1975 में इंदिरा गांधी आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन जो है ये 356, वित्तीय आपातकाल जो है 360
और द्वितीय पद का जो अभी तक एक बार भी नहीं लगा। चलिए भाग 19, तो भाग 19 में जो है इसमें कुछ नहीं है, इसमें प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण बोले तो मिसलेनियस, यानी जो सब मिला जुला जो है किसी में डालें तो इसी में डाल दिया गया, तो मिसलेनियस का है भाग 19 में, जो इंपोर्टेंट नहीं है। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन भाग 20। और संविधान संशोधन लिए हैं दक्षिणी अफ्रीका से, कहाँ से लिए हैं, दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन का व्यवस्था लिए हैं, ठीक है ना। और 368 में क्या है, तो 368 में संविधान संशोधन जो है भाग 20 में है, लेकिन संविधान संशोधन कौन आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर जो है ये आपका है भाग, आर्टिकल नंबर 368 में क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कौन आर्टिकल में, 368, कौन भाग में, भाग 20, भाग 20 कौन आर्टिकल 368। और 368 में जो है भाग 20 के अंदर आता है, इसी के तहत JK जगदेव कुमार नहीं, जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान मिला था 370, लेकिन अब है, अब नहीं है। भाग 21 और भाग 22 इंपोर्टेंट नहीं है, भाग 22 में संक्षिप्त नाम वगैरह दिया हुआ है, तो आर्टिकल पूरा खत्म हो गया है। आप कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना। और ये बात देख लिया, तो इससे सिर्फ आर्टिकल नहीं हुआ है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ वो भी हो गया होगा, ठीक है ना। कितना टाइम हुआ, कितना घंटा हुआ होगा, तो आप लोग जो है अपना दोस्त भाई जो भी होगा, भाई दोस्त बहन वगैरह, उसको जो है जीके जीएस, जो हम लोग का जीके जीएस मस्ती ऐप है, उससे एक बार जुड़ने बोलिए। जीके जीएस का धुआं हो जाएगा, तो बड़ी फास्ट में करवाए हैं, लेकिन फिर भी सारा इंपोर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं, सिर्फ आर्टिकल नहीं बताए हैं, A to Z समझा दिए हैं। परीक्षा समय इसको देखिएगा, पॉलिटी का गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ठीक है ना, एजुकेशन वाला शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा होगा तो DP लगा लीजिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों बताइएगा चैनल के बारे में, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में, और कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं, और जब दिल में हो जितने की उम्मीद, तो कोई परिस्थितियाँ तुम्हें हरा सकता नहीं। तो हारना नहीं है, लड़ते रहना है, डट कर रहना है, एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबका एक सा है, मगर हौसले अलग अलग, कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। तो बिखरना नहीं है, बल्कि निखरना है, संघर्ष करना है, और दिखा देना है कि तुम कौन हो। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।